हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार से चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है ना, ये है यादों के बारे में कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को याद करता है, कैसे उसकी याद में कुछ अच्छी बातें लिखी जाती हैं। अब इस चैप्टर को पाठ में रखने का उद्देश्य क्या है, ये भी एक बात है कि भाई कोई भी चैप्टर जो होता है उसे हम क्यों पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे चैप्टर के एंड में। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम है सावरे सपनों की यादें। अब सावरे सपनों की यादें ही इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इन सारी बातों को आइए हम समझ लेते हैं कि भाई सावरे सपनों की यादें क्यों रखा गया है। देखिए, सावरे सपनों की यादें इसलिए भी इस चैप्टर का नाम है। सावरे जो रंग होता है ना, जिसको कहते हैं सांवला रंग, ये जो रंग होता है वो अपने आप को सभी के प्रति आकर्षित करता है। यानी कि ये जो सांवला रंग होता है वो ज़्यादातर चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए इसको सांवला कहा गया है। ठीक, यानी कि सांवले सपनों की बात कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर की रूपरेखा कि भाई ये चैप्टर है क्या और किस तरीके से इस चैप्टर को हमारे पाठ में रखा गया है। फिर हम बात करेंगे लेखक परिचय की और जानेंगे पाठ का सारांश। सबसे अंत में हम जानेंगे कि प्रश्नोत्तर हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं परीक्षा में। इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की ओर। तो देखिए, हमारे जो लेखक हैं ना, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, उनका नाम है जाबिर हुसैन। तो जाबिर हुसैन साहब ने इस चैप्टर को लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1945 में नौनही नाम की एक जगह है जो राजगीर में पड़ती है। अब ये जो राजगीर है ना, ये पड़ता है नालंदा जिले में, और ये जो नालंदा है वो पड़ता है बिहार में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जाबिर साहब की कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध कृतियां हैं जो उन्हें हिंदी साहित्य में स्थान दिलाती हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा आदि, ये सारी की सारी रचनाएं शुद्ध हिंदी की हैं। यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत इन रचनाओं को पढ़ा लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जाबिर हुसैन साहब के कृतित्व की, यानी कि वो किस तरीके के कवि थे, किस तरीके के लेखक थे और क्या क्या उनकी लेखनी में विशेषताएं थी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें उनके साहित्य की, तो उन्हें ना हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर एक समान अधिकार प्राप्त था। एक समान अधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये भी है कि जो जाबिर हुसैन साहब थे वो भाषा की दृष्टि से तीनों भाषाओं पर बहुत अच्छी कमांड रखा करते थे, बहुत अच्छे तरीके से तीनों भाषाओं में लिखा पढ़ा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जाबिर हुसैन साहब की एक और विशेषता के बारे में कि उन्होंने ना भारतीय साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य के अंदर डायरी विधा को प्रसिद्ध बनाने में बड़ा योगदान दिया। देखिए, डायरी विधा मूल रूप से अंग्रेजी से आई है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से आई है, पर जब हिंदी में डायरी विधा का प्रकाशन हुआ, यानी कि प्रचलन जब शुरू हुआ, तो शुरुआती दौर में तो विधा उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। पर बाद में जैसे जाबिर हुसैन साहब आए और भी बहुत सारे लेखक आए, इन्होंने डायरी विधा में नए नए प्रयोग किए और इन्हीं प्रयोगों के माध्यम से डायरी विधा को साहित्यिक पहचान मिली। जैसे हम जिस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सावरे सपनों की यादें, इस चैप्टर में लेखक ने सलीम अली, जो कि एक प्रसिद्ध वर्ड वॉचर थे, उनके बारे में अपनी यादों का संकलन किया है और इस तारतम्य से किया है, इस तरीके से किया है कि विचारों का प्रभाव बहुत ही अच्छा है और हमें समझ में आता है कि डायरी विधा के अंतर्गत भी हम बहुत सी अच्छी चीज़ों को जान सकते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो देखिए, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का सारांश। अब चैप्टर के सारांश की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या। तो बेटा, सावरे सपनों की जो यादें हैं, यानी कि ये जो चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर मूलतः समर्पित है सलीम अली जी को, जो कि एक प्रसिद्ध वर्ड वॉचर थे। और इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में पक्षियों के प्रति अपना योगदान देता है
और उस योगदान को कोई समझे ना समझे, पर हमारे लेखक महोदय बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं समरी की ओर। अब देखिए समरी की जो शुरुआत होती है, यानी कि पाठ की जो शुरुआत होती है, वो एक शानदार वाक्य के साथ होते हैं, भाषा के एक बहुत ही शानदार नमूने के साथ होते हैं। वो इस तरीके से है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब यहाँ बेटा एक चीज समझ लो, पहले तो समझो अर्थ भाषा के अंदर शब्दों का। तो देखिए हुजूम का अर्थ होता है भीड़, ठीक है। खामोश वादी यानी कि ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा शोर नहीं है, यानी कि शोर है ही नहीं, और वादी मतलब होता है घाटी। अब खामोश वादी का जो एक अर्थ ये भी निकलता है जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में रेस्ट इन पीस, कि भाई शांति से जिंदगी जीजिए, यानी कि शांति से आराम करिए। तो वही इसका अर्थ भी निकलता है इस तरीके से। तो ये था बेटा उस चीज़ का अर्थ। अब यहाँ लेखक ये बता रहा है कि सलीम अली का जो कारवां है, यानी कि जो उनका जो शव यात्रा है, वो धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और इसी आगे बढ़ने में भाई एक हुजूम लग गया, क्योंकि वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। और जो हुजूम है ना वो आगे आगे जा रहा है। और इस कारवां में, इस हुजूम में सबसे आगे चल रहे हैं सलीम अली, यानी कि उनकी जो डेड बॉडी है वो सबसे आगे ले जाई जा रही है, ठीक है। और उनके पीछे जो है वो तमाम कारवां चल रहा है, यानी कि तमाम जो हुजूम है उनके पीछे चल रहा है। इस हुजूम में, ठीक है, जिंदगी की भीड़ भाड़ और तनाव के माहौल का ये आखिरी पड़ाव, यानी कि इसके बाद देखो होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, जब भी कोई किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो उससे जीवन छूट जाता है, उसका जीवन छूट जाता है। और जीवन छूटने के साथ साथ छूट जाती हैं सारी समस्याएं, सारी विपत्तियां, सारे अच्छे बुरे कर्म जो उसने इस जन्म में या इस जीवन में किए हैं। बस उसके पीछे चलती है उसकी संतावना, और उसने जीवन में दूसरों के लिए क्या किया है, ये सारी बातें उसके पीछे चलती जाती हैं। तो इसी क्रम में होता ये है कि भैया सलीम अली जी का देहांत हो चुका है और उनकी डेड बॉडी जा रही है शव यात्रा के रूप में। इसके पीछे बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं शव यात्रा में, और इसी घटनाक्रम को लेखक बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत करता है, भाषा का जादू दिखलाता है कि भाई होता यह है कि परिंदों का एक खूबसूरत कारवा जो है वो सवार होकर जा रहा है, ठीक है। और उस कारवा का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं सलीम अली जी, ठीक है। फिर आगे लेखक ये बताता है कि भाई इस कारवा का जो अंतिम पड़ाव है ना, वो है सलीम अली की एक शांतिपूर्ण यात्रा, जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और फिर लेखक ये भी बताता है कि भाई इस तरीके से दुनिया की जो भीड़ भाड़ है ना, उसको छोड़ते हुए सलीम अली आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और अब वो है ना जो शांतिपूर्ण तरीके से आराम करेंगे और प्रकृति में ना विलीन हो जाएंगे। तो बेटा ये था इस पैराग्राफ के अंदर। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए आगे लेखक ये बताता है, वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशरों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस कर सकेगा? अब यहाँ बेटा कवि जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत पहले सलीम अली जी ने एक बात कही थी कि आदमी की जो नज़र है ना, वो अपनी हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देखता है, जबकि उसे ये चाहिए कि प्रकृति को वो प्रकृति की नज़र से देखे। अब यहाँ बेटा कहने का जो भाव है वो ये है कि जब भी हम या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को अपनी नज़र से देखेगा, अपने दृष्टिकोण से देखेगा, तो उसमें अपना फ़ायदा और नुकसान देखेगा। पर जब भी कोई व्यक्ति चीज़ों को प्रकृति की नज़र से देखेगा, ठीक है, तो उसमें सबका फायदा और नुकसान देखेगा। जैसे एक बात सोचिए, आज जो प्रदूषण बढ़ रहा है समाज में, जो दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका जो कारण है वो है मनुष्य के क्रियाकलाप। मनुष्य ने ही तो प्लास्टिक बनाया था, ठीक है, मनुष्य ही तो मोटरसाइकिल चलाता है, मनुष्य ही तमाम तरीके के जो है जंजाल फैला रहा है। पर इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है प्रकृति को, प्रकृति में रहने वाले अन्य जीवों को, ठीक है। मनुष्य तो ये बात समझकर आगे बढ़ जाता है कि भाई हम गाड़ी से चलेंगे तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, पर वो कभी ये नहीं सोचता कि इससे जो धुआं निकलेगा उससे प्रदूषण पर बनेगा और उस प्रकृति पर क्या प्रभाव होगा। तो यही इस बात को लेखक ने समझाया है कि मानवीय दृष्टि फायदे और नुकसान को देखती है, पर प्रकृति की दृष्टि अगर आप देखें तो सबके लिए एक समान होती है। और इसीलिए चाहिए कि मनुष्य केवल मनुष्य की दृष्टि से ना देखे
तो प्रकृति की दृष्टि से और प्रकृति होकर देखे, ठीक है। तो इस तरीके से स्वभाव का अर्थ था। अब देखिए आगे क्या होता है कि यही एक बहुत अच्छी लाइन आती है, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जमे मिथक का नाम सलीम अली है। अब यहाँ एक बात समझ लो, एहसास मतलब पहले पैराग्राफ में वो बताता है कि दृष्टिकोण होना चाहिए, और दृष्टिकोण भी कैसा, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण कब आएगा, जब आपके अंदर एहसास हो, एहसास यानी कि सहानुभूति हो आपके अंदर, आप चीज़ों को महसूस कर सकें, ठीक है। अब यहाँ बेटा एक चीज़ समझ लो, सोचने के, समझने के और चीज़ों को जानने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्रियात्मक स्वरूप, यानी कि आप चीज़ों को करके सीखते हैं, ठीक है। एक होता है तार्किक स्वरूप, जहां आप चीज़ों को केवल देखते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं और समझ जाते हैं। एक होता है भावनात्मक स्वरूप, कि चीज़ों को आपने देखा और उससे जुड़ गए, उसको महसूस किया और उसकी भावनाओं को आपने ग्रहण किया कि भाई किसी चीज़ से जुड़ने के बाद हमें कैसा लगा। जैसे पढ़ने के बाद हमें कैसा लगा, हमारे साथ जब कुछ अच्छा हो जाता है तब हमें कैसा लगता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तब कैसा लगता है। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इसी तरीके से आदमी सीखता है। और इसी बात को लेखक कह रहा है कि जो एहसास है ना, एहसास की जो उबड़ खाबड़ जमीन है उस पर जो मिथक जमा है उसका नाम है सलीम अली। अब बेटा यहाँ एक शब्द आया है प्यारा सा, मिथक। तो मिथक का अर्थ होता है पुरातन कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो शुरू से आदिम काल से चली आ रही हैं, पर वो कहानियाँ कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं इस बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। बल्कि वैसी ही कहानी हमें हर एक युग में दिखाई देती है। तो इसी तरीके से ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें, ऐसे कैरेक्टर्स, ठीक है, जो सदियों से हमारे साथ चले आ रहे हैं, पर वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं, इन सारी बातों पर हम कोई विचार नहीं दे पाते हैं, हम इन सारी बातों पर कोई निर्णय नहीं दे पाते हैं, मिथक कहलाते हैं। ऐसे ही मिथक की बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा ही एक मिथक जो है वो है सलीम अली, जो एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जमे हैं, यानी कि जो ज़्यादातर एहसास को वैल्यू देते हैं, ज़्यादातर एहसास की बात करते हैं, ठीक है। फिर आगे लेखक बताता है कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपनी मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की यादें दिला देगा। तो देखो बेटा, होता ये है कि मिथक की बात करते हुए जो हमारे लेखक महोदय हैं ना, यानी कि जाबिर हुसैन साहब बताते हैं आगे कि भाई इतिहास में ना जाने कब कृष्ण हुए थे, कब उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की थी, कब उन्होंने गोपियों के संग रास रचाया था, पर जब भी कोई व्यक्ति वृंदावन जाता है, जमुना जी का जो सांवला पानी है ना, जमुना जी का जो पानी है वो उन सारी घटनाओं को ताज़ा कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो अब सामने से कृष्ण स्वयं आने वाले हैं, कि मानो ये जो सारी घटनाएं घटी हैं वो कल ही की बात हो। तो इस तरीके से लेखक बताता है और इसी तारतम्य को जोड़ता है वो आगे कि मिथक की इसी दुनिया में एक व्यक्ति और है, यानी कि अगर हम मिथक की इसी दुनिया की बात कर रहे हैं तो इस बात को हम जाने उससे पहले एक व्यक्ति पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। अब वो व्यक्ति कौन है, तो आइए जान लेते हैं भाई वो व्यक्ति कौन है। एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल ली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, संभवतः लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अब यहाँ बेटा भाव समझ लो। देखो, मिथकों की तो बात हो रही थी कि कृष्ण की जो कहानियाँ हैं वो एक तरीके से मिथक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब इसको साहित्य अपनी दृष्टि से लेता है, ठीक है, इतिहास अपनी दृष्टि से लेता है, पर कृष्ण एक सच्चाई है, ठीक है। इसी तरीके से लेखक आगे बताते हैं कि भाई इसी मिथक की दुनिया का एक हिस्सा सलीम अली भी हैं। फिर आगे बताते हैं सलीम अली के व्यक्तित्व के बारे में कि एक दुबले से काली से शरीर वाला एक पतला सा आदमी है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगभग क्षति यानी कि 100 वर्ष के आसपास आयु होने वाली थी। फिर आगे लेखक ये बताता है कि भाई होता ये है
कि लंबी लंबी वो जो यात्राएं किया करते थे। अब ये यात्राएं क्यों की जाती थी भाई? वो करते थे बर्ड वॉचिंग, यानी कि पक्षियों को देखना, पक्षियों की हिफाजत करना। तो जिस तरीके से पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भाई पक्षियों को तो उड़ना है, तो उड़ने में तो आसानी होती है क्योंकि आसमान पर कोई बंदिश नहीं है, पर ज़मीन पर तो बंदिशें ही बंदिशें हैं। तो इस तरीके से पक्षियों को देखते हुए सलीम अली बहुत सारी यात्राएं किया करते थे, बहुत लंबी लंबी जगह जाया करते थे। और यात्रा करने से शरीर थक जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और उनका भी शरीर थक जाया करता था और बुढ़ापे की अवस्था थी। तो हो सकता है कि भाई शरीर की थकान है, शरीर को रेस्ट नहीं मिला है और बुढ़ापा भी आ चुका है, ठीक तरीके से खाना पीना सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो हो सकता है कि भाई उन्हें कैंसर हो गया हो और इसी बीमारी के कारण वो चल बसे हों। तो ये एक संभावना है जो उन्होंने व्यक्त की। फिर लेखक आगे ये बतलाता है कि भले ही मृत्यु उन्हें ले गई हो, पर उनकी आंखों में जो चमक थी ना, जो संतुष्टि थी, उसे नहीं ले जा पाई है। और ये संतुष्टि होती क्या है भाई? वो संतुष्टि इसलिए थी कि उन्होंने पक्षियों की बहुत सारी सेवा की थी, उन्होंने पक्षियों की हिफाजत में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अब बेटा यहाँ ना जो बात केवल सलीम अली के लिए कही जा रही है, जो बात सलीम अली के प्रेम के लिए कही जा रही है, जो उनका पक्षियों के प्रति था, वो बात जो है ना कभी कभी हमें महापुरुषों के चरित्र में भी देखने को मिलती है। जैसे एक किस्सा है स्वामी विवेकानंद जी का, कि भाई होता ये है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अपने अंतिम समय में होते हैं, ठीक है, तो उनसे एक शिष्य पूछ लेता है कि प्रभु ये बताइए, अब जब आप जान रहे हैं तो आपको कैसी अनुभूति हो रही? तो वो बोलते हैं कि भैया ये तो संसार का भाग ही है, किसी का आना किसी का जाना संसार का भाग ही है, ठीक है, पर जाते जाते भय से ना जाएं, आनंद से जाएं, ये जीवन का बड़ा उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से ये जो बात कही जा रही है कि जाना तो सबको ही है, पर अपने चेहरे की चमक छोड़ कर ना जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि जीवन जब तक रहे तब तक तो लोग आपको जाने ही, और जब जीवन ना रहे तो उसके बाद आपके कामों से आपको जाना जाए, ठीक है। ऐसे कई लोग हुए हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम ही उनकी पहचान हो जाता है, ठीक है। तो इसी बात को लेखक इस तरीके से प्रस्तुत करता है। अब देखिए चैप्टर में आगे क्या होता है, देखिए, उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई दूसरा हुआ हो, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ बताई जा रही है उनकी कला के बारे में, यानी कि उनके कार्य के बारे में। यहाँ एक शब्द आया वर्ड वॉचर, इस शब्द का अर्थ समझ लो बेटा। सबसे पहले वर्ड वॉचर यानी कि पक्षियों को देखने वाला, एक तो सामान्य अर्थ ये होता है, पर वर्ड वॉचर का जो पारिभाषिक अर्थ लिया जाता है वो इस चीज़ से लिया जाता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पक्षियों पर निगरानी रखता हो, पक्षियों के संरक्षण और संग्रहण में योगदान देता हो और उनकी हिफाजत करता रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम वर्ड वॉचर कहते हैं, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार। अब होता यह है कि भैया उनका सारा जीवन जो है वो वर्ड वॉचिंग में गया था, पक्षियों को बचाने में, पक्षियों को संरक्षित करने में। इसी क्रम में होता यह है कि भाई कभी कभी ना ऐसे उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया था। जब वो एकांत हुआ करते थे, एकांत क्षण में रहा करते थे, तो उन्हें बिना दूरबीन के भी देख लिया गया था। क्योंकि वर्ड वॉचिंग में ना पक्षी क्या होते, बहुत ऊंचे उड़ा करते, बड़े बड़े पेड़ों पर जाकर रहने लगते हैं। तो अब ऐसे में हम अपनी साधारण आंखों से तो देख नहीं पाते उन्हें, तो इस काम के लिए उपयोग लाई जाती है दूरबीन, ठीक है। तो दूरबीन जो है वो वर्ड वॉचिंग का बहुत बड़ा और बहुत उपयोगी जो होता है वो एक तरीके से टूल होता है। तो इसी बात को लेखक ने लिखा है कि भाई कभी कभी ना कुछ क्षणों में ऐसा भी देखा गया है, एकांत के कुछ क्षणों में, कि उनका जो दूरबीन था वो दूर रहा करता था और प्रकृति को आराम से निहारा करते थे, बैठकर क्षितिज को चारों तरफ से देखा करते थे, ठीक है। और उन्होंने एक बात ये भी बताई कि भाई व्यक्ति दो तरीके के होते हैं। एक व्यक्ति उस तरीके का होता है कि जिस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे खूब सारी बारिश होगी तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, वाह क्या बारिश हो रही है। जब हवा चलेगी तो आपको भी मन बड़ा सुख सुख सा लगता है कि भाई वाह क्या हवा चल रही है, बड़ी खुशी होती है। पर जब गर्मी आती है तो कहते हैं यार उफ बहुत गर्मी है, अब नहीं रहा जाता। तो इस तरीके से प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है। पर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जो है ना वो प्रकृति पर पड़ता है। और उसी तरीके के एक मनुष्य जो थे वो थे कौन, सलीम अली जी, कि भाई उनका जो प्रभाव था वो प्रकृति पर पड़ता था। और ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जिनका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, ठीक है, जो प्रकृति का भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेखक ने उनके विषय में बताया। अब देखिए आगे क्या होता है भैया, कि एक चीज़ और बताता है लेखक उनके बारे में कि भाई इस तरीके का जब कोई व्यक्ति होता है तो उससे ज़रूरत होती है बहुत सारे सहयोग की। क्योंकि देखो सहयोग के बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है।
अगर आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो अनुभव करेंगे कि भाई अगर एक बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी मम्मी उसको टिफ़िन बना के देती है, भाई उसके पिताजी जो हैं वो उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं, टीचर जो है वो उन्हें पढ़ाता है, और भी कई चीज़ें होती हैं। एक बच्चे की पढ़ाई केवल एक बच्चे की मेहनत नहीं होती, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत छुपी हुई होती है, जैसे उसके टीचर, उसके माता पिता, उसके आसपास के लोग, भाई सभी लोगों की जो है वो मेहनत उसके अंदर छिपी हुई होती है। उसी तरीके से सलीम अली ने जो भी काम किए उनके पीछे जो थी उनकी पत्नी थी, ठीक है, और वो जो पत्नी थी उन्होंने उसको शुरू से सहयोग दिया, यानी कि सलीम अली के साथ शुरू से उनको बहुत अच्छा सहयोग दिया, जिस कारण वो वर्ल्ड वॉचिंग कर पाए। और इसी चीज़ को लेखक बताता है कि उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी रही थी। तो भाई वो उनकी पत्नी के बारे में बता रहा है सलीम अली जी की कि भाई जो तहमीना नाम की स्त्री थी वो उनकी पत्नी थी, और शुरुआती दौर से, यानी कि जब वो पढ़ रहे थे तब से वो उनके साथ भी पढ़ी थी, फिर बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है, और इस कारण वो दोनों एक दूसरे को जीवन में अच्छे तरीके से समझते हैं। और सलीम अली जी जो होते हैं ना, उनकी पत्नी उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, इस कारण वो वर्ल्ड वॉचिंग पे बहुत अच्छा काम कर भी पाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे किस्सा बताया गया है। इस किस्से में वो बताते हैं कि भैया रोमांचकारी जो सलीम जी थे ना, रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सलीम अली, मतलब देखो होता ये है कि एक बार सलीम अली जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, और उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। अब यहाँ बेटा एक चीज़ याद रखना कि चौधरी चरण सिंह जो होते हैं ना, वो एक ज़मीनी व्यक्ति होते हैं, यानी कि ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति होते हैं, किसान परिवार से आए हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को समझते हैं कि भाई बरसात का प्रभाव क्या होता है, किस जीव जंतु का किस तरीके से रहना खाना होता है, इन सारी बातों को वो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सलीम अली जी उनसे मिलने जाते हैं और बताते हैं कि भैया साइलेंट वैली में गर्म हवाएं आ रही हैं, एक गर्म हवाओं का तूफान आ रहा है, जिस कारण पक्षियों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसी बहुत सी मार्मिक बातें बताते हैं कि भाई इससे ये दिक्कत होगी, फिर हो सकता है कि वहाँ फिर पेड़ पौधों का जीवन नष्ट हो जाए। इस तरीके से तमाम तरीके की बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री साहब के सामने रखते हैं, और इन सब बातों को सुनकर प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वो बड़े ही भावुक हो जाते हैं कि बताओ यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। और दूसरी ओर प्रभावित भी होते हैं सलीम अली से कि भाई इस प्रकार का व्यक्ति भी हमारे साथ में है, और फिर वादा करते हैं कि भाई चलो हम आपकी मदद करेंगे, इस तरीके से हम पक्षियों को बचा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके जीवन का एक किस्सा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और अलग चीज़। तो देखो बेटा, यहाँ ना लेखक ने उनकी आत्मकथा के बारे में बताया है कि उनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था फॉल ऑफ आ स्पैरो, ठीक है। और इसी के साथ साथ वे किस्सा बताते हैं। किसका किस्सा बता रहे हैं? वो D.H. लॉरेंस की मौत का किस्सा बताते हैं कि भाई D.H. लॉरेंस जो थे उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ आपके मन में एक बात आ गई होगी कि भाई D.H. लॉरेंस थे कौन? तो देखो बेटा जान लो, D.H. लॉरेंस जो थे वो एक बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर हुआ करते थे, ठीक है। अनुवाद, आलोचना, नाटक, इन सारी चीज़ों में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जिस तरीके से हम हिंदी के कई साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से उनका भी नाम उनकी फील्ड में हुआ करता था। तो होता यह है कि उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी, जिनका नाम होता है फ्रीडा, उनसे निवेदन किया जाता है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ तो आप अपने पति के बारे में लिखें, कुछ ना कुछ तो लिखें आप अपने पति के बारे में, ताकि दुनिया जान सके कि आपके पति कैसे आदमी थे, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। तो उनकी पत्नी ये कहती है कि भाई मैं अपने पति के बारे में हज़ारों बातें लिख सकती हूँ, एक आध तो छोड़ दो, मैं इतनी बातें लिख सकती हूँ कि पेज भर जाएँ, कॉपियाँ भर जाएँ, पर मैंने जो महसूस किया है मैं उसे लिख नहीं पाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से वो कहती हैं। देखो यहाँ ना एक पति पत्नी का आत्मीय संबंध भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हम एक संबंध के अंदर रहकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानते तो हैं, उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को जानते हैं, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे कोई आपसे कहे कि अपनी माता की कोई एक विशेषता बताइए, तो आप भी सोच में पड़ जाइएगा कि भाई हमारी माता जी में तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, अब इसमें से किसी एक को कैसे बताया जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लॉरेंस की जो पत्नी होती हैं वो कहती हैं कि भाई बहुत सारी बातें हैं कहने को, पर मैं इन सारी बातों को लिख नहीं सकती, इन बातों को कह नहीं सकती। अगर आप लॉरेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो छत पर बैठी गौरैया से पूछ लीजिए, क्योंकि वो जिस तरीके के व्यक्ति थे, वो जिस तरीके के सहज और नैसर्गिक व्यक्ति थे, एक गौरैया
मुझसे अच्छा उनके बारे में बता सकती है, मुझसे अच्छा उनके बारे में अभिव्यक्त कर सकती है। तो इस तरीके से उस बात को वो कहती हैं, जिसका मतलब ये भी निकलता है कि वो जितने मेरे करीब थे, यानी कि जितने वो अपनी पत्नी के करीब थे, उससे ज़्यादा कहीं करीब थे प्रकृति के, उससे ज़्यादा कहीं करीब थे वो उस चिड़िया के जिसके साथ वो समय बिताया करते थे। तो इस तरीके से वो अभिव्यक्ति बताती हैं कि भाई मुझसे तो मत पूछो, उस चिड़िया से पूछ लो जो छत पर बैठी है, और उसके साथ जो लॉरेंस है वो कई लंबे समय तक बैठा करते थे, बात किया करते थे। अब यहाँ बेटा एक चीज़ ये भी पता चल जाती है कि इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, जो प्रकृति से बहुत घुला मिला होता है, उसका एक व्यापक प्रभाव भी पड़ता है लोगों पर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। आगे ना लेखक ये बताता है कि जो जटिल बुद्धि के प्राणी हैं, यानी कि जिनकी सोचने समझने की जो क्षमताएं वो थोड़ी सी कठिन हैं, कठिन मतलब जो बहुत ही तार्किक तरीके से सोचते हैं, वो ये बात कभी नहीं सोच पाएंगे कि सलीम अली किस तरीके के व्यक्ति थे, इसीलिए सलीम अली उनके लिए एक पहेली बने रहेंगे। पर जो सरल दिन के हैं, ठीक है, जो सरल दिल के, सरल स्वभाव के हैं, वो केवल और केवल एक घटना से अंदाज़ा लगा लेंगे कि होता क्या है कि सलीम अली जो साहब होते हैं अपने बचपन में एयर गन से एक पक्षी को मार गिराते हैं, पक्षी को घायल कर देते हैं। ठीक है, और वो नीलकंठ पक्षी होता है, यानी कि नीलकंठ वाला। ठीक है, जिसका इमेज आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये है हमारे नीलकंठ महोदय। ठीक है, तो उनको घायल कर देते हैं, और जब घायल कर देते हैं तो उनकी संवेदना जाग जाती है उस पक्षी को देखकर, उस पक्षी पर उन पर दया आ जाती है उस पक्षी पर, और उस पक्षी की वो देख रेख करते हैं, उसका रखरखाव करते हैं, और इस तरीके से उनकी संवेदना विकसित होती है। सोचते हैं वो कि भाई एक पक्षी के लिए अगर इतनी करुणा है, उसका जीना इतना मुश्किल है, तो बहुत सारे पक्षियों का जीना कैसे मुश्किल होता होगा, कैसे वो जीते होंगे। और यहीं से एक लड़का जो है ना, एक पक्षी संरक्षक के रूप में विकसित हो जाता है, एक बड़ा पक्षी संरक्षक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनके जीवन की घटना को प्रस्तुत किया गया है कि कैसे एक साधारण सा लड़का एक सलीम अली के रूप में परिवर्तित होता है, एक विराट जो व्यक्तित्व है सलीम अली का, वो निखरता है एक बच्चे से। ठीक है, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि ये भी समझ लीजिए कि जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। अब देखो भैया, नैसर्गिक जिंदगी मतलब जो सहज चलती है, जो ऐसी प्रकृति ने हमको दी है वैसी जिंदगी। अब बेटा यहाँ एक चीज़ समझ लो, जैसी प्रकृति ने हमको जिंदगी दी है, यानी कि हम जो है ना वो प्रकृति के और जीवों के साथ भी तालमेल के साथ रह सकें, ऐसा प्रकृति ने हमें बनाया है। पर आज की आधुनिकता के कारण हम अपने अलावा किसी दूसरे को स्वीकार करते ही नहीं। ठीक है, हम अपने अलावा किसी को आगे बढ़ना ही नहीं देखना चाह रहे हैं। हमारा जो तालमेल है ना वो प्रकृति के और चीज़ों से गड़बड़ ही होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से लॉरेंस में नैसर्गिकता थी, उसी तरीके से नैसर्गिकता है हमारे सलीम अली जी महोदय में। अब देखिए, इसी बात को जब अपना चैप्टर एंड होता है ना, वो चैप्टर खत्म होने लगता है, तो एक शानदार कोट लिखते हैं। ठीक है, एक शानदार बात बताते हैं कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों से लौट आएंगे। अब यहाँ बेटा दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि भैया उनके काम को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर लेखक ने ये बताया है कि प्रकृति की दुनिया में, ठीक है, होता तो ये कि भाई वो टापू बनने की बजाय एक बहुत बड़ा समुंदर बनकर उभरे। यानी कि उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पक्षी संरक्षण में इतना योगदान दिया है कि उनका काम समुंदर की तरह विशाल और बड़ा हो गया है। फिर आगे वो ये बात कहते हैं कि भाई जो लोग उन्हें जानते हैं उनके मन में आज भी ये भावना है कि सलीम अली जी मरे नहीं हैं, बल्कि पक्षियों को देखने कहीं दूर तक चले गए हैं, और हो सकता है, ऐसी उनकी भावना है कि अभी के अभी कहीं से वो निकलकर सामने खड़े हो जाएंगे, उनके गले में वही लंबी सी दूरबीन होगी। ठीक है, और इस तरीके से वो कभी ना कभी एक दिन लौट कर आएंगे। ठीक है, तो ये उनका भाव है। तो बेटा इस तरीके से हमने इस चैप्टर की समरी को समझा और जाना कि सांवरे सपनों की यादों में किस बात को कहा गया था। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों पर, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में पहला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो बेटा होता यह है कि एक बार बचपन में सलीम अली की जो एयर गन होती है उससे एक पक्षी
घायल हो जाता है और उस पक्षी को देखकर सलीम अली जी को आ जाती है दया। इसी दया से उनका हो जाता है हृदय परिवर्तन। वो सोचते हैं कि भाई एक पक्षी का जीवन इतना कठिन होता है, उस पर मैंने इसे मार भी दिया, चलो हटाओ, ये तो मेरा बचपना था, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं विकसित करूँगा और पक्षियों का संरक्षण करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक साधारण सा बच्चा सलीम अली बन जाता है और पक्षियों को संरक्षित करने की एक नई दुनिया में कदम रखता है। और ये दुनिया जो है वो सलीम अली को एक बड़ी पहचान देती है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि सलीम अली के नाम से एक पक्षी विहार भी है, एक उद्यान भी है। ठीक है, तो इस बात को आप जानते ही होंगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? अब देखो बेटा, होता ये है कि सलीम अली जी मिलने जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से। चौधरी चरण सिंह भी किसान परिवार से आए हुए रहते हैं, तो उन्हें ये पता रहता है कि भाई किस चीज़ का कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रकृति के परिवर्तन का कैसा प्रभाव मनुष्यों पर और जीव जंतुओं पर पड़ता है। तो वो उन्हें यही बताते हैं कि भाई साइलेंट वैली जो कि केरल में स्थित है, वहाँ रेगिस्तानी हवाओं का प्रभाव और प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे पक्षियों का जीवन तो नष्ट होगा ही साथ पर्यावरण के लिए भी कई चुनौतियाँ होंगी जो उत्पन्न हो जाएंगी। और इन सब बातों को सुनकर वो आत्मविभोर हो जाते हैं, उनका मन जो होता है वो भर आता है और वो मदद के लिए सलीम अली जी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं सलीम अली जी को कि भैया हम आपकी मदद करेंगे, आप परेशान मत होइए। इस तरीके के व्यक्तित्व से मिलकर हम भी प्रसन्न हुए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? अब देखिए भैया, होता यह है कि लॉरेंस की हो जाती है डेथ, यानी कि मृत्यु, और लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से अनुरोध किया जाता है कि कुछ बातें आप अपने पति के बारे में लिखिए। पर उनकी पत्नी ये कहती हैं कि मेरी समझ से ज़्यादा, जितना मैं अपने पति को जानती हूँ उससे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली चिड़िया जो है, जो गौरैया है, वो उनको जानती है। अब इस बात का तारतम्य ये है कि भैया वो जो है वो चिड़िया के साथ ज़्यादा समय बिताया करते थे। तो पक्षियों में और मनुष्यों में एक तरीके का आंतरिक संबंध भी हो जाता है, एक आंतरिक संबंध भी हो जाता है, क्योंकि पक्षियों को या किसी भी जानवर को एक गॉड गिफ्ट है कि वो मनुष्य की भावना बिना कहे समझ जाते हैं। ये बात कभी आपने देखा होगा कि किसी जानवर को अगर आप पालें और कभी आप मायूस हो जाएं तो जानवर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, या फिर जानवर कभी मायूस हो जाए तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि भाई आज मेरा जो डॉगी है वो बड़ा उदास है। ठीक है, आज जिस तोते को मैंने पाला है वो बड़ा उदास है। तो इस तरीके से इस आंतरिक संबंध के कारण फ्रीडा ये कहती हैं कि जितना मैं लॉरेंस को जानती थी उससे ज़्यादा तो एक चिड़िया लॉरेंस को जानती थी जो मेरी छत पर बैठी है, तो आप उससे जाकर पूछ लीजिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आशा स्पष्ट कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ आशा स्पष्ट करने का ये प्रश्न तो ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि इस प्रश्न को का जो है वो स्वरूप बदल दिया जाए। जैसे ये प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। ठीक है, अब इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस तरह सलीम अली लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, समझाइए। तो प्रश्न वही रहता है, अलग अलग तरीके से उस प्रश्न को पूछ लिया जाता है और उत्तर भी समान ही रहता है। ठीक है, बस आपको उत्तर लिखने की कला आनी चाहिए। तो देखिए कैसे उत्तर लिखना है। लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे, वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सलीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। तो होता यह है बेटा, जिस तरीके से लॉरेंस प्रकृतिवादी जीवन जिया करते थे, यानी कि प्रकृति को समर्पित जीवन जिया करते थे, प्रकृति से मिलजुल कर रहा करते थे, उसी तरीके से सलीम अली भी प्रकृति की जीवन को जिया करते थे, यानी प्रकृति के साथ जीवन को जिया करते थे। पक्षी संरक्षण तो एक मुद्दा है ही कि वो उनके जीवन का एक बड़ा व्यक्तित्व था, वो एक बड़ा मुद्दा था जो सलीम अली को पहचान दिलाता है। पर उससे अतिरिक्त ये बात भी थी कि सलीम अली जो हैं वो भी प्रकृतिवादी जीवन जिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में समानता पाई जाती है और इसी बात का जो समानता है वो प्रश्न का उत्तर बनती है। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे। अब बढ़ते बेटा आगे अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अब इस बात को समझ लो। देखो ये जो बात कही जा रही है ना कि कोई अपने जिस्म की हरारत देकर और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो कैसे लौटा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ बात समझ लो।
जिस्म की हरारत यानी कि मूवमेंट। और यहाँ लेखक ये स्पष्ट कर रहा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर आप उसे चाहे कुछ भी दे दें, यानी कि अपने जिस्म की हरारत भी दे दें, अपने बॉडी का मूवमेंट भी दे दें और अपने दिल की धड़कनें भी दे दें, तब भी वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार मरा हुआ व्यक्ति कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। अब इस बात को सीधा ना कहते हुए बड़ी ही शालीनता से, बड़े ही लिटरेचरिक वे में कहता है, बड़े ही उस अंदाज से कहता है कि एक बार जो पक्षी गाना गा देता है उस गाने को वो दोबारा नहीं गाता है, ठीक है। ये हर पक्षी के अंदर कला है कि एक बार जो तरन्नुम कोई छेड़ देता है कोई परिंदा, तो उस तरन्नुम को दोबारा नहीं गा पाता है, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि एक मृत व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आता, फिर चाहे कोई उसे अपना जीवन ही क्यों ना दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस वाक्य का हमको वाक्य स्पष्ट करना है या आशय स्पष्ट करना है। तो आशय बिल्कुल सरल है कि भाई टापू होता है बिल्कुल छोटा सा, लगभग इतना सा, ठीक है, और समुंदर उसकी तुलना में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, ठीक है। इतना विशाल कि आप समुंदर पर जाकर बीच समुंदर में खड़े होकर पूरे समुंदर को देख नहीं सकते, ठीक है, और समुंदर के किनारे खड़े होकर समुंदर के दूसरे छोर को नहीं देख सकते, इतना विशाल समुंदर होता है। तो इस बात के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि हो सकता था कि सलीम अली छोटा सा काम करते और एक टापू की तरह हो जाते, पर उन्होंने टापू बनने के बजाय एक विशाल अथाह समुंदर बन गए और उन्होंने अपने काम को इस तरीके से किया, उन्होंने इस तरीके से पक्षी संरक्षण किया कि उनका जो सारा का सारा काम था, अगर उसकी हम तुलना करें, अगर हम उसकी उपमा दें तो हम उसे टापू की उपमा नहीं दे सकते बल्कि समुंदर की उपमा देंगे। जिस तरीके से समुंदर अथाह होता है उसी तरीके से सलीम अली ने जो काम किया, जो पक्षी संरक्षण किया और प्रकृति के साथ जो उनका तारतम्य था वो कैसा था, वो अथाह सागर के जैसा यानी कि समुद्र के समान था, ठीक है। तो ये था इस वाक्य यानी कि इस वाक्य का आशय। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। चलिए, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो बेटा देखो ये प्रश्न ना आईएमपी है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा चीज़ ये भी है कि इस प्रश्न में साहित्यिक चीज़ें पूछी गई हैं कि भाई किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो कैसे आप जानेंगे कि इसकी भाषा अच्छी है या बुरी है, कैसे उस भाषा का मूल्यांकन करेंगे, इस चीज़ को भी समझना है। तो देखिए, भाषा का जब भी आप मूल्यांकन करें ना तो 3-4 चीज़ें आपको हमेशा नोट करनी चाहिए, 3-4 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला तो होता है शब्दों का प्रयोग, दूसरा होता है वाक्य का प्रवाह किस तरीके का है, तीसरी चीज़ होती है कि भाई शैली क्या है, ठीक है, चौथी चीज़ होती है कि भावनाएं क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को नोट करना चाहिए जब भी आप भाषा की दृष्टि से किसी चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ ना देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है हमें। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी भाषा विशेषताएं तो वो देख लीजिए। पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इस पाठ में ना, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि लेखक जो है वो मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करता है। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो लेखक है ना वो हिंदी पर भी समान अधिकार रखते हैं, अंग्रेजी पर भी समान अधिकार रखते हैं और उर्दू पर भी समान अधिकार रखते हैं। तो उनकी जो भाषा शैली है वो भी इसी तरीके की है, जैसे उन्होंने कई संस्कृत के शब्द तत्सम तद्भव का प्रयोग भी किया है। अब जरा इसको समझ लीजिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखिए, गंगा, जमनी, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, तो ये जो सारे शब्द हैं ना ये उर्दू के शब्द हैं, ठीक है। और हिंदी के कौन कौन से शब्द प्रयोग किए? वाटिका, विश्राम, संगीत, प्रारूप, ठीक है। तो ये किस चीज़ के शब्द हैं? ये जो शब्द है ना वो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। अब यहाँ बेटा आपको एक होमवर्क भी है कि एक शब्द है बारूद, ये किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगली क्लास में हम इसका आंसर दे भी देंगे कि बारूद जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे क्या बताया है, फिर वाक्यों में एक प्रवाह और रवानगी का प्रयोग। तो यहाँ ना बेटा ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि सलीम अली की जो चैप्टर के लेखक हैं जावेद हुसैन, उनकी जो भाषा है उसमें एक तरीके की रवानगी दिखाई देती है, एक तरीके का प्रवाह दिखाई देता है। जैसे चैप्टर की जो शुरुआत होती है ना उसी में वो कहते हैं कि भाई एक हुजूम चला जा रहा है जिसका आगे आगे जो है ना वो सलीम साहब जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। देखिए जैसे जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो देख रहे हैं किस तरीके से
वो ये भी कह सकते थे कि सलीम अली साहब की डेड बॉडी जा रही है, या ये भी कह सकते थे कि सलीम अली साहब की जो शव यात्रा है वो जा रही है। पर उससे अलग एक अच्छे तरीके से कैसे बात को कहा जाता है वो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि भाई खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सावले सपनों का एक हुजूम जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी बात को बड़े ही लिटरेचरिक वे में कहना, ये भी एक कलाकारी होती है जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अगली विशेषता की। तो देखिए अगली विशेषता ये है कि डायरी शैली का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ डायरी शैली में ना बेटा कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। कमियां ये होती हैं कि भाई इसमें घटनाओं का अभाव हो जाता है, कि भाई कोई भी घटना का सीक्वेंस बहुत सही तरीके से नहीं, जैसे शुरुआत कहाँ से हो रही है, सलीम अली साहब की के जो शव यात्रा है वहाँ से शुरुआत हो रही है, और चैप्टर का एंड कहाँ हो रहा है कि भाई वो पक्षियों के लिए बहुत अच्छा काम किए और टापू बनने की जगह वो समुंदर बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो घटनाओं का कोई तारतम्य ठीक नहीं है। पर दूसरी चीज़ क्या है कि भाई शैली क्या है, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने जो लिखा है, बातों का प्रवाह देखिए कि बातों का प्रवाह इतना अधिक है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप घटनाओं में खो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हम इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डायरी शैली की ये विशेषता है कि चीज़ों को बहुत जल्दी भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव होता है, पर घटनाओं का थोड़ा सा तारतम्य कम हो जाता है, ठीक है। अगली बात क्या है कि भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि जिस तरीके की बात आप कहना चाह रहे हैं उसी तरीके की भावना आपने व्यक्त की कही है, और भावनाओं के अनुरूप ही आपने भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो जैसे छोटे छोटे वाक्यों में भी इनकी भाषा दिखाई देती है, जिसका उदाहरण हमने पीछे देखा था, ठीक है बच्चा। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। एक और प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बेटा यहाँ एक बात सलीम अली के व्यक्तित्व के बारे में पूछी गई है कि पूरे के पूरे पाठ को पढ़कर सलीम अली के बारे में आप क्या क्या समझ पाए, क्या क्या चीज़ें जान पाए, उन सारी बातों को आपको लिखना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं कि सलीम अली साहब जो थे ना वो पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ या पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृतिवादी भी थे, यानी कि प्रकृति से बड़ा ही प्रेम करते थे, प्रकृति प्रेमी थे। एक बार क्या होता है कि भाई उनके एयर गन से एक पक्षी को गोली लग जाती है और वो पक्षी घायल हो जाता है, और इस बात से उनके मन में करुणा जाग जाती है, इस बात से उनको बड़ा ही दुख होता है और वो पक्षी प्रेमी होने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस तरीके से वो ये चीज़ पता चलती है कि भाई उनके हृदय में करुणा भी थी। और फिर आगे ये बात भी पता चलती है कि धीरे धीरे उन्होंने दूर दराज की यात्राएं की, धीरे धीरे वो संसार में घूमे और उन्होंने पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास किए, ठीक है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो प्यारे बच्चों सावले सपनों का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है वो समर्पित है सलीम अली साहब को, क्योंकि उन्होंने जीवन भर जो है वो पक्षियों की सेवा की थी। अब आगे देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है। सावले सपने मनोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना डूब नहीं सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक ने उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक है किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो बेटा इस प्रश्न को लिखना इस तरीके से है, और यहाँ ये बताना है कि ये जो चैप्टर का शीर्षक है वो सलीम अली जी को समर्पित है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पक्षियों की सेवा की थी, पक्षियों को संग्रहित किया था, संरक्षित किया था, उसी तरीके से उनके जो क्रियाएं थी, उनका जो काम था, उनको सांवले सपनों की संज्ञा देकर लेखक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। तो अब बढ़ते बेटा अगले टॉपिक की ओर, यानी कि अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। प्रस्तुत पाठ में सलीम अली का पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसा योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि भाई सलीम अली ने तो पक्षियों के लिए योगदान दिया ही था, पर्यावरण के लिए योगदान दिया ही था, आप क्या कर सकते हैं। तो भैया हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कम मेहनत में कर सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। अब तो बरसात का समय आने वाला है तो बहुत सारे पेड़ लगाइए, हो सकता है आपके पेड़ का फल आपके बच्चे कभी ना कभी खाएं, ठीक है। फिर आगे ये भी हो सकता है कि भैया पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि पेड़ के कितने फ़ायदे हैं और
कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, जल स्रोतों को दूषित नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को भी ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और प्लास्टिक को यहाँ वहाँ फैलाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो कचरे का और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर अच्छी अच्छी बातों को हमने सीखा और जाना कि सांवरे सपने की यादें जो हैं वो चैप्टर समर्पित था सलीम अली जी को। अब बात है बेटा आपकी, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जो कुछ भी आप जानना चाहें तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सारे के सारे जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो आपके प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का यथाउचित समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।